नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के प्रकार फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने शिक्षा की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन किया और आज हम जानते हैं कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस है। यह औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, शिक्षा संस्थाओं आदि से प्राप्त ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति इसे शिक्षा संस्थानों में प्राप्त शिक्षा के रूप में समझता है, जो निश्चित रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शिक्षा या जनरल एजुकेशन की। शिक्षा का प्रमुख कार्य माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा बालक को सामान्य शिक्षा के रूप में प्रदान की जाती है। यही हम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी मानते हैं। यह शिक्षा का निम्नतम स्तर है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है। यह बालक को उचित व्यवहार करने के योग्य बनाती है। इसका उद्देश्य बालक की सामान्य योग्यताओं का विकास करना है ताकि उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का विकास हो सके और वह वातावरण के समायोजन में अपने को योग्य बना सके। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्व शिक्षा को मुक्त और आवश्यक बना दिया गया है। वही बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा, स्पेसिफिक एजुकेशन की। वर्तमान युग विशिष्टीकरण का युग है। एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में विशिष्ट नहीं हो सकता। यदि बालक को उसके जन्मजात गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाए तो उसे अपनी योग्यताओं के विकास के लिए उत्तम अवसर प्रदान होंगे। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को किसी एक विशेष कौशल में कुशल बनाना है। यह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार यह राष्ट्र के विकास के साथ साथ उसके कल्याण में भी सहायक होती है। यह विशिष्ट संस्थाओं में जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी संस्थाओं, प्रबंधन संस्थाओं और कंप्यूटर केंद्रों आदि में प्रदान की जाती है। अगला प्रकार है प्रत्यक्ष शिक्षा या डायरेक्ट एजुकेशन। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी में प्रत्यक्ष संबंध होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव स्टूडेंट या विद्यार्थी पर पड़ता है। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, वहाँ यह शिक्षा संभव नहीं होती, क्योंकि ऐसी कक्षा में अध्यापक के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना कठिन हो जाता है।
यही कारण है कि आज के समय कक्षा के आकार को छोटी रखने पर बल दिया जाता है। इनडायरेक्ट एजुकेशन, अप्रत्यक्ष शिक्षा, वर्तमान युग में इनडायरेक्ट एजुकेशन या अप्रत्यक्ष शिक्षा अस्तित्व में आई क्योंकि जनसंचार के विकास के कारण महान शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को लोगों तक पहुंचाना संभव हो गया है, जो इन लोगों के प्रत्यक्ष संबंध में कभी नहीं आए। इग्नू, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान कर रहा है। बहुत से अन्य विश्वविद्यालय भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। उच्च स्तर पर रेडियो, टेलीविज़न आदि शिक्षण के अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। अगर आप आधुनिक समय में बात करें तो कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की सहायता से सूचना प्राप्त करना चाहता है, कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा पश्चिम में अधिक प्रसिद्ध होती जा रही है। अगला प्रकार आता है व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षक को व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रूप से प्रत्येक बालक का ध्यान रखना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में किया गया प्रयोग सफल सिद्ध हुआ, परंतु यदि इसे बड़े पैमाने पर शिक्षा विधि के रूप में अपनाया जाए तो ये पूर्ण रूप से अव्यावहारिक होगी। प्राथमिक स्तर पर किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की उच्च प्रविधियां या मेथड्स हैं। अगला है संकुचित शिक्षा, नैरो एजुकेशन। यह शिक्षा एक स्थान पर सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा या एजुकेशन है। एक अध्यापक जब एक ही समय पर एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो ऐसी शिक्षा समय और धन के क्षेत्र में मितव्ययी बन जाती है। भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में यही शिक्षा उपयुक्त मानी जाती है। संकुचित शिक्षा नैरो एजुकेशन, अगर हम बात करें सामूहिक शिक्षा, कलेक्टिव एजुकेशन की, तो सामूहिक शिक्षा एक इकट्ठे रूप में और नैरो एजुकेशन विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित होती है। जब बालक शिक्षा संस्थान में प्रवेश कर लेता है तब से ये प्रारंभ होती है और शिक्षा छोड़ने पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं हम व्यापक शिक्षा या वाइडर एजुकेशन की। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है। इसमें शिक्षा के सभी अभिकरणों, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक से प्राप्त अनुभव सम्मिलित होते हैं। वहीं हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन की। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों और आदर्शों के अनुरूप संगठित होती है। यह एक विशेष समय अवधि के लिए विशेष समय पर निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार बालक को औपचारिक ढंग से प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन,
यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है, जिसके बिना औपचारिक शिक्षा पूर्ण है। यह प्राकृतिक और आकस्मिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी सोचे समझे प्रयास के व्यवहार में अचानक और आवश्यक रूप से परिवर्तन आता है। यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसमें सभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की अपनी अपनी सीमाएं हैं। एक तरफ औपचारिक शिक्षा कठोर है तो दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा लचीली, फ्लेक्सिबल और असंगठित है। आज के समय में यह महसूस किया जा रहा है कि जो कमियां अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में पाई गई हैं उन्हें निरौपचारिक या सतत शिक्षा के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। यह शिक्षा ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय तक सीमित है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक या प्राकृतिक है। यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है। इसका मुख्य केंद्र विद्यालय के बाहर की दुनिया है और इसके कार्यों में जन शिक्षा, कौशलों, तकनीकी और जीवन शैली में सुधार के लिए शिक्षा सम्मिलित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के अगर अनुसार देखा जाए तो लर्निंग टू बी के प्रकाशन के बाद इस संप्रदाय का विकास हुआ। इस समिति के द्वारा यह महसूस किया गया कि शिक्षा पर इतने वित्तीय साधनों के खर्च करने के बाद भी जनसंख्या का एक हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जाता है। वे जीविका कमाने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे निश्चित समय में औपचारिक शिक्षा संस्थानों में प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक हैं, अवकाश के समय में उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। भारत में इस प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। परिणाम स्वरूप बहुत से कार्यक्रम जैसे प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षा आदि प्रारंभ किए गए हैं। उनके उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। यह जीवन केंद्रित और वातावरण पर आधारित है और व्यक्तियों को भविष्य में परिवर्तन के लिए तैयार करती है। तो ये था शिक्षा के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।